हेलो गाइस, मैं मोइन अली, आपका होस्ट और दोस्त एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बात करेंगे। और डेरिवेटिव्स इस पार्ट में, पार्ट वन में हम डेरिवेटिव मार्केट के बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और एक और पार्ट बनाया जाएगा जिसमें पार्ट टू रहेगा और उसमें हम एडवांस चीज़ों को डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव मार्केट के। तो चलो चालू करते हैं पार्ट वन। पहला पेज जिसमें एज यूजुअल डिस्क्लेमर होता है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट क्या होती है, इसके बारे में डेफिनेशन है। A derivative is a contract or a product whose value is derived from the value of the some other asset known as the underlying. The derivatives are based on the wide range of underlying asset. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डेरिवेटिव्स उन कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट को कहा जाता है जिसका जो वैल्यू है वो डेराइव्ड होता है उसके एक्चुअल एसेट, अंडरलाइन एसेट के प्राइस पे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे गोल्ड को ट्रेड करना है, गोल्ड को मैं डायरेक्ट ट्रेड ना करके मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ सेलर के साथ, बायर और सेलर के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसमें उसका एक्चुअल प्राइस जो है, उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल प्राइस जो है डिराइव्ड होगा किससे? एक्चुअल एसेट, एक्चुअल गोल्ड का जो प्राइस रहेगा उसमें जो भी वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली ये प्राइस डिराइव्ड होगी कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डेरिवेटिव मार्केट में डिमांड रहती है या फिर ट्रेडिंग होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? मेटल्स होते हैं जिसमें प्रीशियस मेटल होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। बेस मेटल्स भी होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर, जिंक, निकल, लीड और टिन। ठीक है गाइस, कुछ एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल्स हो गए, और उसमें आपको नेचुरल गैस भी मिल जाएगा जो कुकिंग यूज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अब क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्रूड ऑयल हमारे कंट्री में पैदा नहीं होता, ये गल्फ कंट्रियों से इंपोर्ट किया जाता है। तो इस क्रूड ऑयल का भी जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होता है ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो वो जैसा जैसा प्रोडक्शन कम और ज़्यादा करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती और कम होती है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस भी बढ़ता या घटता है। तो ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स फ्यूचर और ऑप्शन में इसका ट्रेड होगा। तो जैसे अगर एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट किसी सेलर का बायर के साथ बना हुआ है, इट मीन्स जो भी प्राइस आज की है उस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा एक्सपायरी के बाद, तो उस आज की प्राइस पे उतना जो गुड्स है उतने बैरल उनको बायर को देना होता है उस प्राइस पे। तो ये एक तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं सुगर्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, पल्स हो गए, सोयाबीन हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, ये भी एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हैं और इनका भी ट्रेड डेरिवेटिव्स की तरह होता है। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है, नॉर्मली फ्यूचर से ट्रेड होता है। फाइनेंशियल एसेट, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एसेट में आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें इंडेक्स ट्रेड होता है डेरिवेटिव्स में, और शेयर से ट्रेडिंग होती है। डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स हैं जो डेरिवेटिव्स के अंडर में ट्रेड होते हैं। बॉन्ड्स होता है, इवन करेंसी पेयर्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ये भी डेरिवेटिव्स के अंडर में ट्रेड होते हैं। तो इस तरह से ये वाइड रेंज है डेरिवेटिव्स का ट्रेड होने में। ये एक इलिस्ट्रेशन है, देखिए यहाँ पे कोई इलिस्ट्रेशन में यहाँ पे ये बताया गया कि हर एक डेरिवेटिव्स जो कैटेगरी है उसके लिए एक एक्सचेंज है। ठीक है, उस एक्सचेंज का जो बायर और सेलर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज जो है मेटल्स को ट्रेड करता है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इवन एनर्जी प्रोडक्ट्स को भी ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें एक सेलर आता है और अपना प्रोडक्ट को ये सेल करता है मार्केट पे, और सेलर तभी सक्सेस होता है जब उसके लिए एक बायर
मौजूद होता है। तो इस तरह से ये सेलर प्रोडक्ट को देता है और बायर से पेमेंट लेता है। ठीक उसी तरह बायर जो है सेलर से प्रोडक्ट लेता है और बायर और पेमेंट करता है। तो इस तरह से स्मॉल सा इलिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक प्रोडक्ट का, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के लिए एक एक्सचेंज, जो ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी एक्सचेंज होती है और यही बायर और सेलर दोनों के राइट्स को, कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स को ये प्रिजर्व करने से, डिफॉल्ट होने से बचाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे स्टॉक्स हो गया, इंडेक्स का जो ट्रेडिंग होता है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एक्सचेंज है वो कंट्रोल करता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट से डेरिवेटिव अगर ट्रेड हो रहे हैं तो उनके लिए जो राइट्स है वो प्रिजर्व करता है। एनसीडीएक्स जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं उनके लिए एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है, मेटल्स हो गए, क्रूड ऑयल्स हो गया, नेचुरल गैस हुआ, इन सारी जो एनर्जी प्रोडक्ट्स और बेस प्रोडक्ट, प्रीसियस मेटल प्रोडक्ट, इनके लिए ये एक्सचेंज का काम होता है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। ठीक है गाइस। अलावा उसके यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे हमारे इंडियन मार्केट किस तरह से डेरिवेटिव प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं। फॉरवर्ड फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, इसमें नॉर्मली दो बंदे होते हैं, बायर और सेलर, और ये अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं। दूसरा होता है फ्यूचर्स होता है, और फ्यूचर्स में इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है दो बायर और सेलर दोनों के बीच में, और ये अंडरलाइन एसेट को एक पर्टिकुलर, एक सर्टेन फ्यूचर डेट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक्सरसाइज करते हैं। मीन्स आज की डेट पे अगर किसी बायर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं एक इस अंडरलाइन एसेट को 1 महीने के बाद एक्सपायरी के दिन मैं इसे परचेस करूंगा पूरा पैसे दे के, पर्टिकुलर उस एक्सपायरी डेट के लिए आज की डेट का प्राइस जो है पे ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह से अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये एग्रीमेंट एक के लिए फायदेमंद होता है, एक के लिए लॉस होता है, क्योंकि आज अगर 100 रुपए में उसने खरीदा हुआ है तो हो सकता है वो 90 रुपए हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, या फिर 110 रुपए हो जाएगा। अगर 90 रुपए हो जाता है तो बायर को वो लॉस 10 रुपए का बियर करना होता है उसी तरीके से, और सेलर को उसमें फायदा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सेलर अगर यहाँ पे सेलर अगर सेल करता है 100 रुपए में और उसका प्राइस अगर सपोज 110 हो जाता है फ्यूचर एक्सपायरी में, तो ये सेलर को लॉस होता है, बायर को प्रॉफिट होता है। इस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। बट ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है, डेरिवेटिव्स का इस पार्ट में जो ट्रेडिंग होती है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको एक्सचेंज कहते हैं। इसका होना जरूरी है क्योंकि बायर और सेलर दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट राइट्स हैं उसको ये प्रिजर्व करता है। ठीक है गाइस। इस ऑप्शन भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। इसमें बायर सिर्फ एक छोटा सा प्रीमियम देता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि एक्सपायरी के दिन वो अंडरलाइन एसेट को कंप्लीटली परचेस कर लेगा उसका फुल पेमेंट देके। ठीक है गाइस। इस तरह से ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इसमें कॉल और पुट होता है, इसको हम और कभी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस। दूसरा चौथा तरह का स्वैप होता है। ये भी एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में, और ये कैश फ्लो के एक्सचेंज के लिए नॉर्मली होता है। तो बड़ी बड़ी जो बैंकिंग हाउस होती है और बड़े बड़े इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो बड़े बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, करेंसी एक्सचेंज में भाव का ऊपर नीचे होना होता है, कमोडिटी की समटाइम्स प्राइस में भी वॉलेटिलिटी आ जाती है, इसलिए ये पहले से एक एग्रीमेंट बना के रखते हैं और ये भी डेरिवेटिव्स का पार्ट में आता है। तो इस तरह से 4 तरह के डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट हमारे यहाँ ट्रेड होते हैं। तो मेजरली हमारे पास फ्यूचर्स का ट्रेड होता है और ऑप्शंस का ट्रेड होता है। तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे इंडियन मार्केट में। तो मार्केट पार्टिसिपेंट फ्यूचर मार्केट के लिए कौन होते हैं? हैचर्स होते हैं। हैचर का काम होता है
इनके पास बड़ा बड़ा पोजीशन होता है और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं और इनका एक्सपोजर मार्केट में काफ़ी बड़ा होता है। और इस एक्सपोजर में बड़ा होने की वजह से क्या है कि ये रिस्क को कम करने के लिए अपनी पोजीशन को हैच करते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ, अगर डाउन ट्रेंड में चालू हो गया, इनके पास काफ़ी पोजीशन रहती है, तो इस नुकसान को बचने के लिए ये अपना एक डेरिवेटिव्स को उस अपनी पोजीशन के अगेंस्ट में अगेंस्ट में अपनी पोजीशन डेरिवेटिव्स के बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो लॉस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है गाइस, इसके अलावा यहाँ पे स्पेकुलेटर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। इनका काम होता है सिर्फ मार्केट का जो ट्रेंड देख के, टेक्निकल एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस समझ के अपनी डेरिवेटिव्स की पोजीशन को बनाते हैं और ये स्पेकुलेट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, मतलब आने वाले फ्यूचर मीन्स फ्यूचर एक्सपायरी तक इस अंडरलाइन एसेट का भाव कितना जा सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को बनाते हैं। चाहे वो बुलिश हो सकते हैं अंडरलाइन एसेट के प्राइस में, या तो फिर बेरिश भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जब भी अंडरलाइन एसेट की बात कर रहा हूँ तो स्पॉट प्राइस है, किसी एक डेरिवेटिव्स, किसी भी एक प्रोडक्ट का स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं। चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो सकता है, चाहे वो स्टॉक्स हो सकता है, रिलायंस का स्टॉक हो सकता है, या कोई बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन एसेट जब भी मैं बोलूँगा तो ये समझिएगा ये एक एसेट की स्पॉट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन एसेट का भाव प्रिडिक्ट करके जो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर अपना पोजीशन बनाते हैं उसको स्पेकुलेटर कहते हैं।
एक और तरह का जो ट्रेडर्स होता है उसको आर्बिट्रेजर कहते हैं। आर्बिट्रेजर का जो काम है, अगेंस्ट में अपनी पोजीशन डेरिवेटिव्स के बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो लॉस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है गाइस। इसके अलावा यहाँ पे स्पेकुलेटर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। इनका काम होता है सिर्फ मार्केट का जो ट्रेंड देख के, टेक्निकल एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस समझ के अपनी डेरिवेटिव्स की पोजीशन को बनाते हैं, और ये स्पेकुलेट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, मतलब आने वाले फ्यूचर मीन्स फ्यूचर एक्सपायरी तक इस अंडरलाइन एसेट का भाव कितना जा सकता है। तो वो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को बनाते हैं, चाहे वो बुलिश हो सकते हैं अंडरलाइन एसेट के प्राइस में, या तो फिर बेरिश भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जब भी अंडरलाइन एसेट की बात कर रहा हूँ तो स्पॉट प्राइस है, किसी एक डेरिवेटिव्स, किसी भी एक प्रोडक्ट का स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो सकता है, चाहे वो स्टॉक्स हो सकता है, रिलायंस का स्टॉक हो सकता है, या कोई बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन एसेट जब भी मैं बोलूँगा तो ये समझिएगा, ये एक एसेट की स्पॉट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन एसेट का भाव प्रिडिक्ट करके जो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर अपना पोजीशन बनाते हैं उसको स्पेकुलेटर कहते हैं। एक और तरह का जो ट्रेडर्स होता है उसको आर्बिट्रेजर कहते हैं। आर्बिट्रेजर का जो काम है, आर्बिट्रेजर जो काम करते हैं वो एक ही प्रोडक्ट को दो अलग अलग मार्केट में ये बाई और सेल कर देते हैं। इससे होता इनको कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पे इनको सेम प्रोडक्ट का कहीं पे अगर उनको चीपर भाव मिल रहा है तो वहाँ पे ये बाई कर लेंगे, और ऐसे मार्केट में जहाँ पे इसका भाव हायर प्राइस पे चल रहा है वहाँ पे ये सेल कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंस दोनों का जो डिफरेंस प्राइस रहेगा वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है गाइस, इस तरह से प्राइस को वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज टू बाई और सेल अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमोडिटी और फाइनेंशियल एसेट्स ऑन अ फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस। मैं जो पहले ही बता चुका हूँ कि एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट पे जो भी फ्यूचर का प्राइस रहता है वो एक्सरसाइज होता है। सपोज एक महीने पहले अगर किसी कमोडिटी का 1000 रुपये भाव चल रहा था, और एक सेलर आता है और बोलता है कि कोई 1000 के भाव में कोई बाई करने वाला है क्या। तो अगर कोई सामने बायर खड़ा हो जाता है 1000 में बाई करने के लिए, तो इसका मतलब एक को प्रॉफिट होना है, एक को लॉस होना है। ये टोटल जो यहाँ पे एक्सपायरी बात करें तो हम 28 मार्च, करंट का जो है 28 मार्च 2024 जो इलस्ट्रेशन अभी दिखाया हुआ है, और टिक साइज जो है 5 पैसे की है। डेली सेटलमेंट का जो भाव चल रहा है 3002 रुपये का चल रहा है। फाइनल सेटलमेंट जब एक्सपायरी का डेट आएगा और क्लोजिंग के बाद जो भाव क्लोज होगा उस प्राइस पे बायर और सेलर का जो एग्रीमेंट होता है उस प्राइस पे उनका सेटलमेंट होगा, उसे हम फाइनल सेटलमेंट प्राइस कहते हैं। ट्रेडिंग आवर्स, ये नॉर्मल मार्केट का जो आवर्स होता है बिटवीन 9:15 AM टू 3:30 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। बेसिस क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस इज कॉल्ड बेसिस। अब यहाँ पे प्रीमियम जो होता है, जब भी बेसिस फॉर द एसेट इज अ पॉजिटिव, इट मीन्स स्पॉट प्राइस या अंडरलाइन प्राइस इज अ ग्रेटर देन द फ्यूचर प्राइस, देन प्रीमियम वो फ्यूचर प्रीमियम पे मिल रहा है। ठीक है गाइस। और ठीक उसी तरीके से अगर आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट में बेसिस फॉर द एसेट इज ए नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि स्पॉट प्राइस जो होती है अंडरलाइन एसेट प्राइस जो होती है लेसर देन फ्यूचर प्राइस होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो हमारा अंडरलाइन एसेट है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है गाइस। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैरी की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैरी किसे कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ कैरी, देखिए, आप किसी पोजीशन को आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो इसमें आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, उसे हम कॉस्ट ऑफ कैरीज कहते हैं। समटाइम्स ये शॉर्टेज चार्जेस हो सकते हैं, आपके पास उतना फंड नहीं है लेकिन
आपको शॉर्टफॉल हो रहा है तो उस शॉर्टफॉल पे ब्रोकरेज आपको इंटरेस्ट लगाता है 17% 16%, वो डिपेंड करता है ब्रोकर कितना लगाता है। तो इस इंटरेस्ट रेट जो है वो बाद में आपसे चार्ज करता है। सपोज आपने एक डेरिवेटिव्स परचेज किया फ्यूचर और प्रॉफिट बन रहा है, सपोज 1000 रुपये बन रहा है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट जो एक महीने का जो आपका शॉर्टफॉल की वजह से लगा हुआ है, अगर वो 120 रुपये लगता है तो 120 रुपये वहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर उस तरीके से आपको उसका मतलब आपके जो प्रॉफिट से 120 रुपये माइनस हो जाएगा, फिर आपको जितना बचेगा वो फंड आपको M2M प्रॉफिट में मिलेगा। ठीक है गाइस। मार्जिन अकाउंट जो रहता है, एक्सचेंज जो है गारंटी देती है सेटलमेंट के लिए फॉर ऑल ट्रेड्स। तो इस राइट्स को टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट, जो काउंटर पार्टीज होती हैं उनके बीच में अगर किसी तरह का डिफॉल्ट को प्रोटेक्ट करती है एक्सचेंज, तो इसके लिए कुछ चार्ज करती है, इसे मार्जिन, और ये चार्ज जो है ब्रोकर को करती है, ब्रोकर फिर अपने क्लाइंट से करता है, इसे हम मार्जिन अकाउंट कहते हैं। ठीक है गाइस। और इनिशियल मार्जिन, किसी भी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट को आपको परचेज करने के लिए आपको एक मिनिमम डिपॉजिट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आप उस फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में आप एंट्री कर सकते हैं। M2M जो होता है डे टू डे जो सेटलमेंट होता है, जैसे आप बायर हैं, आपका M2M प्रॉफिट है तो आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा, और जो सेलर है उसके अकाउंट में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर बायर का M2M नेगेटिव है डे टू डे प्रॉफिट में, तो आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा और सेलर के अकाउंट में पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस। एक होता है टर्मिनोलॉजी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम प्रॉपरली अच्छे से फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 के वीडियोस में। फिर भी अगर इसमें शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग येट टू बी सेटल्ड फॉर द अंडरलाइन एसेट। इसमें क्या है कि पूरे महीने मतलब पूरे एक्सपायरी तक, स्टार्टिंग से एक्सपायरी तक अंडरलाइन एसेट का जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होते रहती है, किसी के पास हैंड चेंज होते रहते हैं, मेरे पास से आपके पास, आपके पास से उसके पास, उसके पास से उसके पास, ऐसा जाता रहता है। फाइनली जब क्लोजिंग आता है तो वो जीरो सम गेम हो जाता है। वहाँ पे जो जिसके पास मतलब मेरे पास अगर मैंने 10 लॉट लिए हुए हैं, मैंने उसको बेच दिया, तो टोटल मेरा ही अगर OI की बात करूं तो वो जीरो है, क्योंकि मैंने खरीदा और उसको बेच दिया, मेरे पास अब कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है जो सेटल होना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये बोला गया है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग, अभी आउटस्टैंडिंग है सेटल होने के लिए फ्यूचर के डेट में, फॉर अंडरलाइन एसेट, जो अंडरलाइन एसेट को अंडरलाइन एसेट उसके अगेंस्ट में मिलेगा या दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। वॉल्यूम भी कुछ ऐसे ही होता है। वॉल्यूम होता है किसी भी लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल नंबर ऑफ अंडरलाइन एसेट का बाई और सेल को हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। ठीक है गाइस, इस वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स के बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, उसके फ्यूचर्स के बारे में जाना, फ्यूचर्स क्या होते हैं, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। और पार्ट 2 में हम ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और प्राइस के बारे में, उसका इंटरप्रिटेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस बेस पे हमने एक गूगल सीट भी बनाया हुआ है, और अगर आपको उस गूगल सीट को ट्रायल करके देखना है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप वहाँ पे जाके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना रजिस्ट्रेशन करके आप 7 डेज का ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट अगर कोई आपको क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस।